हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसके अंदर बेसिकली बात की गई है आपके इलेक्शंस को लेके कि किस तरीके से इलेक्शन स्टार्टिंग से होते हुए एंडिंग तक इलेक्शन की पूरी प्रोसेस क्या है, किस तरीके से उसके अंदर एक आम इंसान को इफेक्ट होती है, किस तरीके से एक एमएलए उस इलेक्शन को देखता है, किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर का काम रहता है, किस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको देखता है, किस तरीके से उस गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को क्या क्या इफेक्ट पहुंचता है। ये सारा का सारा जो निचोड़ है वो निचोड़ आज हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जो बेसिकली पूरा का पूरा इलेक्शन के ऊपर डिपेंड है। और याद रखना, अगर आपने इस 9th क्लास के 4th चैप्टर या फिर ये करो कि इस इलेक्शन के चैप्टर को आपने डिटेल्स में पढ़ लिया ना, देखो पहले बोल देता हूँ चैप्टर बहुत लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ भी बहुत लंबी है, ठीक है, बट पीडीएफ के अंदर मैंने डिटेल्स में A to Z चीज़ों को कवर कर लिया है। कहाँ से इलेक्शन शुरू होते हैं, वहाँ से लेकर कहाँ तक ख़त्म होते हैं, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से लोग इफेक्टिव होते हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट है, कौन से पॉजिटिव पॉइंट है, हर एक चीज़ को मैंने कवर अप कर लिया है। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। वीडियो लंबा होगा इसलिए बोल रहा हूँ पहले से कि जब भी देखने बैठो टाइम लेके बैठना, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोई डाउट ना रहे। 9th स्टैंडर्ड के अंदर सिलेबस लंबा है, बट एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बातें की गई है, जो एक रीजनेबल चीज़ है, जिसके कारण आपको 10th 11th 12th में और भी कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी इस चैप्टर को देखने बैठो तो डिटेल्स में बैठना कि भाई नोट्स लेके बैठ जा। ओके, चलो चैप्टर शुरू करते हैं कि इलेक्शन ज़रूरी किस लिए है। तो सिंपल सी बात है कि भाई हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके अंदर हमेशा इलेक्शन प्रोसेस रहना ही रहना है। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे, अगर इलेक्शंस की पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप हो जाती है या फिर मोनार्की होती है। हम उसको फॉलो अप नहीं करते हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री जिसके अंदर इलेक्शन होना सिंपल सी बात है। इलेक्शन होने का कारण क्या होता है कि अगर मैं किसी इंसान को पसंद करता हूँ तो उस इंसान को मैं चॉइस कर सकता हूँ, मैं उसको वोट कर सकता हूँ और वो इंसान आके मेरे बिहाफ में मतलब हमारे पूरे के पूरे कह सकते हैं हम पूरे एक बड़े से एरिया के अंदर रहते हैं। उस एरिया के अंदर सारे लोग किसी एक इंसान को वोट देते हैं कि भाई तू जीत जा और तू हमारा बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव और तू हमारे पक्ष में से तू काम करेगा, ठीक है, या फिर तू हम सबकी आवाज़ तू बनेगा। तो हम उसको चॉइस कर सकते हैं, उसे कहते हैं इलेक्शंस। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं कि इसके रिलेटेड अब एक एग्जांपल समझो। पहली बात कि असेंबली इलेक्शन इन द हरियाणा, ये बहुत पुरानी बात है क्योंकि देखो ये जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, ये सब कुछ आपके बुक के अंदर दिए हुए। इन चीज़ों को आज की डेट में भी आप रिलेटेबल कर सकते हो। ओके, लोक दल करके न्यू पार्टी फॉर्म हुई थी 1982 के आसपास में, ठीक है, और उसके पहले तक हमेशा कांग्रेस ने उसके ऊपर राज किया था। चौधरी देवी आती हैं, अपोजिट लीडर में होती है, अपोजिशन लीडर होती है, और इनका एक ही नारा होता है, वो होता है न्याय युद्ध। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं न्याय युद्ध, या फिर कहते हैं कि स्ट्रगल फॉर द जस्टिस। एक नया टाइप का स्लोगन लेके आती हैं। देखो ये सब कुछ है ना, इलेक्शन के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ के प्रश्न बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो ये जो ऊपर की आपको जो कुछ चीज़ें बताऊँगा ना, ये आपकी स्टार्टिंग स्टोरीज हैं, समझ लो कि एक नई पार्टी का रिफॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं लोक दल। हरियाणा के अंदर 1982 से पहले कांग्रेस ने पूरे बहुत लंबे टाइम तक शासन किया था। चौधरी देवी आती हैं, अपोजिशन लीडर, वो आके एक नया स्लोगन देती हैं युद्ध, या कह लो कि न्याय युद्ध करके सब कुछ जस्टिस शुरू कर देती हैं। और जो ये पूरा का पूरा सब कुछ जो कांड था ना, इस कांड के अंदर वो एक और चीज़ बोल देती है कि 1987 में जो कैंपेनिंग्स हो रहे हैं, मतलब जो कुछ भी जिस भी तरीके का आने वाले कहते हैं ना कि हर एक नेता किसी न किसी चीज़ को पॉलिसीज़ या फिर कोई भी ऐसी नई स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट इन द सेंस कि वो लोगों से कहता है कि भाई मैं आपके लिए ये कराऊंगा वो कराऊंगा। तो ये क्या हुआ, एक इमोशन इन्वेस्ट करवाता है, ठीक है। जैसे कि कोई सरकार आके ये बोलती है कि मैं आपके खाते में 10 लाख रुपये डाल दूंगा, राइट। तो वो क्या हुआ, वो एक इमोशन इन्वेस्ट करवाते हैं कि लोगों को एक बोलते हैं कि तुम आके इस चीज़ में तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें सही लगता है कि ये 10 लाख देने वाला है तो रहो, तुम्हें लगता है कि 10 लाख नहीं देने वाला तो तुम भाड़ में जाओ, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके का वो इन्वेस्ट करवाता है। तो इसमें भी जो चौधरी देवी थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम लोग हर एक फार्मर को, हर एक स्मॉल बिजनेसमैन को, जिनको लोन बड़ी कंपनीज या फिर क्या लोग बड़ी बैंक्स होती है वो इनको प्रॉपरली लोन प्रोवाइड नहीं कर पाती, हम उनको लो इंटरेस्ट पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन हम उसको इन्वेस्ट करवाएंगे। उनको बोलेंगे कि हम आपको लोन दे सकते हैं। और होता भी यही है कि उसके पहले जो हरियाणा की पब्लिक थी वो ऑलरेडी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा खफा हो चुकी थी। तो
तो होता ये है कि लोग वोट वगैरह देते हैं और उस वोट के अंदर 90 में से 76 सीट चौधरी को कहते हो चौधरी देवी को मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं लोक पार्टी जब कह लो लोक दल पार्टी जिसको कहते हैं हम लोग, उसको वो पूरी सीट्स मिल जाती हैं। अब होता ये है कि लोक दल पार्टी ऑलमोस्ट 60% मतलब 60% सीटों के साथ मेजोरिटी के अंदर आती है और पहली बार कांग्रेस का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो वहाँ से रिज़ाइन देता है और कांग्रेस को मिलती है सिर्फ 5 सीटें और इसके सामने देवी जो आपकी चौधरी देवी थी ये बनती है चीफ मिनिस्टर। और एज द प्रॉमिस जैसे उसने प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक इंसान को मतलब हर एक स्मॉल फार्मर को, हर एक स्मॉल बिजनेसमैन को एक लोन प्रोवाइड कराओगी लो इंटरेस्ट के ऊपर, उन्होंने उस लोन को प्रोवाइड करवाया। विद इन इलेक्शन के 3 दिन के अंदर उन्होंने पहली बार ओथ ली और सीट पे बैठते ही सबसे पहले उन लोगों ने ये काम किया कि हर एक स्मॉल फार्मर को, एग्रीकल्चर लेबर्स को, स्मॉल बिजनेसमैन वालों को, सबको उसने लोन प्रोवाइड करवाए। बट सब कुछ सही चला था पर उसका मैनेजमेंट बहुत बेकार था। याद रखना किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। अगर आपका मैनेजमेंट नहीं है तो आपका कोई भी काम ढंग से नहीं चलेगा। आपकी खुद की लाइफ भी, रूटीन लाइफ भी आप खुद अगर आप परफेक्ट मैनेज करते होंगे ना तो आपको पता होगा कि आपके 24 घंटे में से आपको कितने घंटे सोना है, क्या करना है, बाकी कितने क्या करना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमको 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। भाई 24 घंटे सबके लिए इक्वल है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, राइट। तो जो लोक देवी पार्टी थी उसके अंदर जो आपकी चीफ मिनिस्टर थी ना देवी सिंह, ये चौधरी देवी थी, ये चौधरी देवी के पास मैनेजमेंट की बहुत कमी थी कि इन्होंने प्रॉमिस तो बहुत अच्छा कर दिया था कि मैं हर एक इंसान को डेवलपिंग जोन में लेकर आ जाऊंगी, बट उनके पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका फ़ायदा उठाते कांग्रेस सरकार। कब उठाती है कि कांग्रेस सरकार इस सरकार को पूरे के पूरे 4 साल पूरे करने भी नहीं देती है, ठीक है। 1991 के अंदर री इलेक्शन करवाती है और उस री इलेक्शन में क्या होता है कि जो उनका जो मेन पॉइंट था कि लोन प्रोवाइड करवाने वाला, वो इस हद तक उनका फेलियर बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखो कोई इंसान कोई फेक डॉक्यूमेंट दिखा के लोन दे रहा है और फिर लोन डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो जब लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो सिंपल सी बात है हरियाणा के अंदर एक टाइप का बैंक क्राइसिस हो गया कि भाई बैंक के अंदर पैसा ही नहीं जा रहा है कि कोई लोन भरने वाला तो चाहिए ना। सिंपल सी बात है, अगर मैं आज 1 करोड़ के लोन लेता हूँ और उसका मेरा EMI आता है मंथली 1 लाख रुपीज़, तो मैंने 1-2 महीने भरा, फिर तीसरे महीने बोलो मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं क्या हुआ? मैं एक डिफ़ॉल्टर हो गया, समझ रहे हो। अब उसके सामने ये होता है कि सरकार ने मुझसे लो इंटरेस्ट पे लो इंटरेस्ट के ऊपर मुझे लोन दिया होता है, तो उसमें बैंक को भी घाटा हो रहा होता है और बैंक भी समझता है कि हाँ भाई सरकार का इतना बड़ा कदम है, तो हो सकता है डेवलपिंग जोन होगा, लोग आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लोग यहाँ पर डेवलपिंग करने के लिए कुछ नई चीज़ें उठाएंगे, कुछ नई चीज़ बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोगों ने अपने घर भर लिए, ठीक है, और ख़त्म हो गया। और कांग्रेस ने उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया, स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के रूप में उन पूरी चीज़ों को ट्रिगर आउट किया। और 1991 के अंदर सरकार को पूरे 5 साल भी नहीं हुए थे और कांग्रेस ने पूरी की पूरी सीट फिर से हासिल कर ली और फिर से उसने अपनी सरकार को रिफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब आते हैं पूरी, आपको स्टोरी समझ में आ चुकी है। अब इस स्टोरी से रिलेटेड आपको बहुत चीज़ समझ में और आएंगी। कौन कौन सी? कि वाई वी नीड इलेक्शन आर नीड टू इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल सी बात है कि सबको अपना एक इक्वल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है। हर एक इंसान को पता चलना चाहिए कि भाई वो जिस इंसान को पसंद कर रहा है क्या उसी की जो लाइमलाइट है या फिर कह लो कि जो उसी की थिंकिंग है क्या उससे दूसरे लोगों को इफेक्टेशन होती है। जैसे कि इस देश के अंदर अभी क्या है बताए कि कुछ लोग मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मोदी जी को क्रिटिसाइज़ करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हवा में चलते हैं। हवा में मतलब कि सपोज़ कि अगर कहीं लहर चल रही है कि कोई उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वो उसके साइड जाके उसके साथ क्रिटिसाइज़ करते हैं और कोई लोग जो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो उसके साथ जाके वो तारीफ़ करते हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। बट इनका पता कब चलता है कि जब इलेक्शंस होते हैं। जब वो उनसे कोई पूछता है ना कि आपने किसको वोट दिया है तो उनके खुद को जवाब नहीं होता है, राइट। ऐसे लोग होते हैं जो इलेक्शन के अंदर इलेक्शन के डे है ना लास्ट में जाते हैं, ये एकदम लास्ट में, जैसे कि इनको पता हो कि पूरा का पूरा इलेक्शन रिजल्ट इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। नहीं, ये लोग लास्ट में इसलिए आते हैं जिनकी जैसे कि ये लोग माहौल देख लेते हैं। ये देखते हैं कि भाई आखिरकार जिसमें मेरा पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया के अंदर का आसपास का माहौल कैसा है, कि क्या सही में बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या फिर कोई अदर पार्टी इसमें कुछ चेंजेस हो रहे कि नहीं हो रहे, राइट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने पर्सपेक्टिव को चेक करते हैं और इसलिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ओके, और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होगी? तो पहली बात तो होता है कि सारे पब्लिक मतलब अगर इलेक्शंस को हटा दें, चलो इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं तो होगा क्या पता है कि हम लोग किसी भी दिन
सारे लोगों को इकट्ठा करके साथ में बैठ के उनके डिसीजंस को हम लोग को टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर आपके घर के अंदर भी अगर 10 लोग रहते हैं तो इतना कितनी बार बनता होगा, ऐसा कितनी बार होता होगा कि आपको कोई डिसीजन लेना है और 10 के 10 लोग साथ में बैठे हों। सब लोग वर्किंग पीपल्स हैं, सब लोग काम पे निकल जाते हैं, तो 10 में से एक खाता तो नहीं होगा, राइट। ओके, तो ऐसा ना हो इसलिए भी उन लोगों ने इलेक्शन रखा कि भाई इलेक्शन रखो, जिससे कि अगर कोई भी इंसान आ सके ना आ सके बट एटलीस्ट वो वोट देने तो कम से कम आएगा। दूसरी चीज़ कि वो लोग किसी भी जगह पे, चलो ये तो स्मॉल कम्युनिटी की बात होगी, अगर आप, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको सरपंच के रूप में खड़ा होना है, आपके गांव के अंदर से 50 लोग हैं, तो आप वो चीज़ कर सकते हो कि वहाँ पे इलेक्शन मत करो, वहाँ पे सीधे मुँह से ही बातें कर लो कि भाई जो पक्ष में है वो हाथ खड़े करे, जो अगेंस्ट में है वो हाथ नीचे रखे, तो वो वहाँ पे हो सकता है। बट अगर 50 लाख पब्लिक हो तब क्या करोगे आप, तो वहाँ पे ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, इसलिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि भाई टाइम, नॉलेज एंड टेकिंग डिसीजंस, पावर, ये 3 चीज़ें हैं ना, कॉमनली इंडिया के अंदर बहुत चीज़ें कम मिलती हैं। कौन कौन सी? इंडिया के अंदर एक वर्ग ऐसा है जिसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, दूसरा वर्ग ऐसा है जिसके पास नॉलेज है उसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम है उसके पास नॉलेज नहीं है। समझ रहे हो, ये नॉर्मल चीज़ है इंडिया के अंदर कि जिस भी इंसान के पास नॉलेज है ना उसके पास टाइम नहीं है, और जिसके पास टाइम नहीं है ना, जिसके पास टाइम बहुत है, एकदम फ्री बैठा है, उसके नॉलेज ही नहीं है। समझ रहे हो, और तो उनसे क्या हो गया कि भाई जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो उनको नहीं मिलेंगी, उनके पास प्रॉपरली इतना मेंटेनेंस करने के लिए कोई चीज़ें नहीं है, लाइक उनको कोई काम ही करने का नहीं। उनको, मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले होते हैं कि जो देखते हैं कि मुझे उसको क्रिटिसाइज़ करना है तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरे होते हैं तारीफ़ करने वाले, और तीसरे होते हैं वेव में चलने वाले। तो ये इसका मैटर ऑफ पॉइंट आउट होता है कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाओगे ना तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स ऐसे होंगे जिनको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होगा। जो डिसीजन किसके रूप में लेंगे, वो किसी को देख के डिसीजन लेंगे, राइट, कि मेरे आगे वाले ने अगर लेफ्ट पाँव रखा है तो मुझे लेफ्ट पाँव ही रखना है। कुछ लोग ऐसे होंगे, राइट। तो इन लोगों से थोड़ा सा परहेज़ किया जाए, ये लोग भी कुछ अपना दिमाग लगाए कि हाँ मुझे किसको वोट देना चाहिए, ये लोग मेरे लिए सही है, या फिर ये कम्युनिटी या फिर ये पार्टी मेरे लिए सही है, या फिर ये जो मेरा कैंडिडेट है वो सही है या नहीं है, तो एटलीस्ट उसको समझ में आए, इसलिए इलेक्शन ज़रूरी हैं। ओके, आगे बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं कि दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सप्रेसिव फीचर्स एंड बेस्ड ऑन द एजुकेशन, नॉलेज और द एक्सपीरियंस। पब्लिक की हेल्प करनी होती है, पब्लिक की सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनको दिखता है कि भाई किस तरीके से क्या क्या चीज़ है, हमारे एरिया में हमारा कैंडिडेट कौन है, राइट। मैं आपको खुद बोलता हूँ कि आप अपने जिस भी एरिया में रहते हो ना, उस एरिया का जो कैंडिडेट हो, या तो MP का कैंडिडेट हो या MLA का कैंडिडेट हो, अगर वहाँ पे नहीं रहते हो, आप अगर शहर में रहते हो तो आपको वहाँ पे म्यूनसिपल वार्ड का मेंबर होगा एक, वो नहीं होगा तो आप गाँव में रहते हो तो गाँव में सरपंच होगा। 4 जगह पे ये 4 चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ चीज़ों को लोगों तक पहुँचाया नहीं जाता, लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई वो लोग करते क्या हैं, राइट। उन्हें कोई आकर बोलता है कि 5 सालों के बाद तुमको इसको वोट देना है, उसको जाकर वोट दे देते हैं, उनको पता ही नहीं होता। उनको पूछना कि भाई तुम्हारे एरिया का मंत्री कौन है, तुम्हारे एरिया का कॉर्पोरेटर कौन है, तुम्हारे एरिया का ये म्यूनसिपल वार्ड का मेंबर कौन है, या म्यूनसिपल वार्ड का लीडर कौन है तुम्हारा का, उनको नहीं पता होता है, राइट। तो वो सब कुछ ना हो, उनके पास पूरा प्रॉपर नॉलेज रहे, इसलिए उनको प्रॉपरली इलेक्शंस के रूप में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि उनको पता चले कि भाई इलेक्शन क्या चीज़ है, या कहते हो कि इलेक्शन किस चिड़िया का नाम है। ओके, आगे क्या क्या होता है कि आगे ये होता है कि अगर जो इंसान इन्होंने चॉइस किया हुआ है, इलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि जो इंसान मैंने चॉइस किया अगर वो उसके ऊपर परिपक्व नहीं है, मेरे को लगता है कि मेरे को 2 साल में दिख गया कि हाँ भाई इस इंसान ने मेरे को प्रॉपर रिजल्ट ला के नहीं दिया है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहा है और ये पूरा रिजल्ट कभी भी मेरे काम नहीं करने वाला, या फिर मेरे आसपास के लोगों का सबका ये मानना है कि ये काम नहीं करने वाला, तो वी कैन डिमांड फॉर द री इलेक्शंस। ठीक है, जैसे कि हमको आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई ये इंसान, हमारी चॉइस गलत थी, अब हम कुछ नए चॉइस को लेके हम लोग कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि व्हाट वाज द पर्सपेक्टिव दैट द वोटर कैन चॉइस। जो वोटर होता है वो कौन सी चीज़ों को चॉइस कर सकता है, तो हु विल मेक अ लॉ फॉर देम, कौन लोग होंगे जो उसके लॉ बनाएंगे, वो डिसाइड कर सकता है कौन, एक वोटर। हु विल फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड टेक द मेजर डिसीजंस, ये कौन डिसाइड करेगा, एक वोटर, एक मैं, आप, जितने वोटर्स लोग हैं वो सब डिसाइड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि पार्टीज हुज भी पॉलिसीज विल बी गाइड एंड द लॉ मेकिंग, मतलब किसी भी एक पार्टी की पर्टिकुलर बहुत सारी अच्छी सी पॉलिसीज़ होती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी एक पार्टी की कोई भी ख़राब चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ देखो,
बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ है जो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ है, जिनका बेनिफिट आज से आने वाले 10-20 सालों के बाद आपको देखने को मिलेगा, राइट। वो जब वो 10-20 साल हो जाएंगे ना, तब आपको उनकी पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस दिखेगा। क्योंकि देखो बीजेपी है ना, वो एक एग्रेसिव गवर्नमेंट है, एक तरीके से वो ऐसी गवर्नमेंट है जो डिसीजन को लेना बहुत ज़्यादा प्रीफर करती है और बहुत क्विक प्रीफर करती है। वो किसी चीज़ को लेके बैठे नहीं रहते कि हम लोग हाँ डिसीजन लेंगे लेंगे लेंगे, नहीं नहीं, वो क्या करते हैं डिसीजन ले लेते फिर सोचते हैं कि हाँ भाई अब क्या करना है। समझ रहे हो, ये उनका ये चीज़ है कि अगर किसी इंसान को बाइक चलानी नहीं आती है, उसको बोलेंगे कि भाई तू बाइक ले ले। जब उसने बाइक ले ली, जब उसके घर पे वो 10 दिन पड़ी है, तो वो 11वें दिन खुद से हिम्मत करेगा एक बार जाके और उसको सीखने की ट्राई करेगा। तो सरकार ऐसी होती है, और कुछ सरकार ऐसी होती है जो पूरी की पूरी बाइक को चलाना सीखती है, सबको सिखा देती है, फिर बोलती है कि अब बाइक नहीं लेनी, अब हम गाड़ी लेंगे। समझ रहे हो, तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करो। डिपेंड करता है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को चॉइस करते हो, उसकी पॉलिसीज़ को देख के, आप उसके लॉ मेकिंग पावर्स को देखते हो कि किस तरीके से वो डिसीजंस को ले सकती है। तो ये सब कुछ कब होता है, जब एक वोटर इलेक्शन के रूप में किसी को इलेक्टोरल वोट देता है। क्लियर, इतनी सारी पावर्स है आपके इलेक्शन वाले की। ओके, आगे बात करते हैं कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। सिंपल सी बात है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे आज भी इलेक्शंस नहीं होते हैं, और बहुत कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हमसे अलग करती हैं, राइट। तो पहली चीज़ें आ जाती है, जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कौन सी है, द राइट चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कि एक हम कुछ को चॉइस कर रहे हैं, वो इस इंसान ही परफेक्ट है, वही इंसान रहेगा लाइफ टाइम तक, मतलब जब तक हम उसको रखना चाहते हैं ऐसे रिप्रेजेंटेटिव वो रहेगा। अदरवाइज जब उसको हम निकालना चाहते हैं, हम री इलेक्शन करवा देंगे, उसको वोट नहीं देंगे, वो निकल जाएगा। दूसरी चीज़ कि 1 वोट एवरी वोट हैज़ बिन इक्वल वैल्यू। मेरा वोट हो चाहे अंबानी का वोट हो, दोनों की वैल्यू एक होगी, ठीक है। अगर उस इंडिया के अंदर रहते हैं कोई भी इंसान हो, उसकी वैल्यू, उसके वोट की वैल्यू और मेरे वोट की वैल्यू 1 रहेगी, अगर हम लोग कॉमन इंसान हैं। क्लियर, मैं किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। अगर वो लोग भी जब उस सदन के बाहर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस या फिर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस के अलावा जब वो लोग किसी और जगह पे वोट्स देते हैं, तो उनके वोट्स की पावर मोस्ट ऑफली 1 गिनी जाती है, हमेशा याद रखना। हाँ, प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस के अंदर, या फिर इतना समझ लो कि वो पार्लियामेंट मेंबर्स के रूप में रहते हैं, तब वो लोग जिस चीज़ को वोट देते हैं तो उनके वोट्स की पावर्स अलग अलग होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, राइट। तो उनके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जब कोई भी इंसान हो तो उसकी वोट की पावर 1 होती है। ओके, दूसरी चीज़ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो फ्री में कंसल्ट कर सकती है, फ्री में एक ऐसी चीज़ हम चॉइस कर सकते हैं, हमको एक बहुत वास्ट पर्सपेक्टिव मिल जाता है, ठीक है, कि हमको समझ में आ जाता है कि भाई कौन सी पार्टी इस बार या फिर आने वाली इलेक्शन तक हमारा साथ दे सकती है, या फिर हमारा कार्य कर सकती है, या फिर उसके जो एजेंडाज हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं हैं, राइट। तो हम उसको राइट चॉइस कर सकते हैं। पीपल शुड गेट इलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट होता है उसको चॉइस करने के लिए पब्लिक को इलेक्टिंग करना पड़ता है, मतलब जाके वोट देने पड़ते हैं। ये अच्छी जो कॉमन चीज़ आपको मैंने बता दी पहले, ठीक है। इलेक्शन मस्ट बी कंडक्ट एज ए फ्री एंड फेयर मैनर्स, कि वहाँ पे कोई भी धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो रहा है, हम लोग जिसको वोट देने जा रहे हैं या उसके वोट देने से पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने रात को आके सब लोगों को 500 की पत्ती दे दी है, और उस 500 के चक्कर में और 2 रुपये के दारू के क्वार्टर के अंदर उसने अपना पूरा वोट दे दिया है और वोट बेच दिया है कि हाँ भाई लो ये मेरा इलेक्शन कार्ड, मैं चाहे आऊँ ना आऊँ, मेरा वोट तो इसी पार्टी को जाएगा, XYZ पार्टी को। समझ रहे हो, तो ऐसा ना हो, इसलिए फ्री एंड फेयर वोटिंग होनी चाहिए। किसी के ऊपर कोई भी टाइप का गलत इन्फ्लुएंस नहीं फैलना चाहिए। किसी भी इंसान को धर्म के नाम पे, किसी भी इंसान को उसकी जाति के नाम पे, किसी भी इंसान को उसके रिलीजन के नाम पे इफेक्ट नहीं पहुंचाना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, और कैंडिडेट भी उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फ्रीली किसी भी इंसान को चॉइस कर सकता है। वो किसी की तरफ बंधाया हुआ नहीं है कि मुझे इसी को वोट देना है, अदरवाइज उसको वोट देने के लिए उसका पर्सनल डिसीजन है। आज मैं किसी पार्टी को पसंद करता हूं तो वो मेरा पर्सनल डिसीजन है। उस पर्सनल डिसीजन को मैं पब्लिक प्लेस पे आके बोलता हूं तो वो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज कर रहा हूँ पब्लिक लाइफ पे, तो पब्लिक जब उस पर बात करेगी तो पब्लिक उस पर बात लधेड़ के करने वाली है। समझ रहे हो, सिंपल सी बात है।
जब तक जो चीज़ें चार दीवारों के अंदर रहती तब तक उस पर कमेंट पास करने वाला कोई नहीं होता। जब वो चीज़ें चार दीवारों के बाहर निकलती है ना, तब उस पर कमेंट पास करने वाला, फिर उस पर बात करने वाले हज़ार लोग हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपकी लाइफ में आपको अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव और पब्लिक पर्सपेक्टिव दोनों को डिफ्रेंशिएट रखना है। आपको लगता है कि जो पार्टी में आप सपोर्ट कर रहे हो उसमें दम है आपके हिसाब से, तो उसी को सपोर्ट रखो। पब्लिक की नज़र में आपको पब्लिक से सामने को बात करो। पब्लिक को लगता है जो उनको बात करनी है उनको करने, उनकी बातें सुनो। हो सकता है कि आपका रिस्पेक्ट जो आप जो सोच के बैठे हो उसके हिसाब से उनका नॉलेज कम हो, तो राइट। तो इस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं, जिसके अंदर इंसान एक डिस्कस कर सकता है। डिस्कस करने के साथ वो इंसान सोच सकता है, रिसर्च कर सकता है कि हमको करना क्या है। ओके, आगे बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी क्या है ना, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हो चुका है, समझ रहे हो। अभी क्या हो चुका है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हो चुका है। ओके, किस तरीके से कंपटीशन हुआ कि अब हर एक इलेक्शन से ना वो एक वन टाइप का कंपटीशन है कि जिसके अंदर वोटर्स है ना वो किसी इंसान को जिताने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, या फिर कि कोई इंसान किसी इंसान को हराने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो 5 साल के अंदर एक बार रेस होती है, समझ रहे हो कि 5 साल में एक बार रेस होती है। अब वो उस दिन वो घोड़ा दौड़ना चाहिए, अब उस घोड़े को दौड़ाने के लिए ना वो ज़मीन आसमान नहीं कर देंगे। पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया के अंदर अलग लेवल पे खेलते हैं। इसके बारे में आपको अभी नीचे बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जो आपको समझ में आएगा कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स है ना वो अलग लेवल पे हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग और वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो कोई भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी थिंकिंग और इंडियन मिनिस्टर की थिंकिंग में बहुत डिफरेंस है। दे आर बट थिंकिंग अबाउट द इंडिया and some of them did not think about the India, they are just thinking about his own selves, right। तो वो चीज़ें बहुत चीज़ें वो बातें बताएंगे। चलो आगे बात करते हैं कि क्या होता है कि इलेक्शंस है ना वो एक टाइप का कंपटीशन के रूप में बन चुका है, राइट। कोई भी कंपटीशन हो, मैं बोलता हूँ इलेक्शन है ना, अगर उसमें कंपटीशन ना होना तो मीनिंगलेस है। देखो मैंने सेकंड लाइन में ऐड किया हुआ, विदाउट कंपटीशन इलेक्शन वुड बी बिकम मीनिंगलेस। मीनिंगलेस मतलब उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट ही रहेगा नहीं। समझ लो कि पॉलिटिकल पार्टीज आके ना कोई ऐसा कैंपेनिंग नहीं करेगी, कोई ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल पे आके लड़ाई नहीं करेगी, किसी चीज़ दूसरी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगी। जब ये सब कुछ नहीं होगा तो आपको दूसरी पार्टी का पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको सपोर्ट किसको करना है। तो वो सब करने के लिए आपको एक नज़रिया चाहिए होता है, आपको एक दिशा चाहिए होती है, आप उसको फॉलो करते हो, राइट। आगे बात करते हैं। दिस इलेक्टोरल कॉम्पिटिटिव हैज़ बीन हैविंग मैनी डीमेरिट्स। बहुत सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। कौन कौन से कि इसके अंदर आपके है ना कह सकते हैं ग्रुपिज्म बन जाते हैं, समझ रहे हो, फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। मतलब कि एक समुदाय ऐसा बन जाएगा कि जो सिर्फ एक पार्टी के लिए ही क्रिएट करेगा, समझ रहे हो कि ये जो एक पार्टी है तो हम इसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, वो पूरा ग्रुप बन जाएगा और वो ग्रुप धीरे धीरे लोगों को अपने अंदर इन्वॉल्व करता रहेगा और इन्फ्लुएंस फैलाता रहेगा। तो इसका एक डीमेरिट है कि आप अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर रहे हो, मतलब आप एक कॉम्पिटिशन के रूप में क्रिएट कर रहे हो, तो ये कह सकते हैं एक नॉर्मल टाइप का डीमेरिट है। और ये होता है कभी ना कभी, ये सिंपल सी बात है, ये हमेशा होता है। ओके, दूसरी चीज़ होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन लोकेलिटी। देखो याद रखना कि कोई एक ऐसी पार्टी होगी जो लोकल लेवल पे ऐसा काम कर रही होगी कि जो बड़े लेवल पे किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है, पर लोकल लेवल पे उसका काम एक ही है कि इन्फ्लुएंस द पीपल फॉर दैट पार्टी। उनका एक ही काम है कि कैसे भी करके इन लोगों को इन्फ्लुएंस करो कि आपको इसी XYZ पार्टी को ही वोट देना है। आगे बात करते हैं कि इसका एक चीज़ गंदी क्या होती है पता है, कि इसके अंदर डर्टी ट्रिक्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि कैप्चरिंग द विनिंग इलेक्शन बूथ्स। जिस भी तरीके से कुछ भी, मतलब अब देखो सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी होती है। इलेक्शन बूथ को कैप्चर्स करना मतलब आपको समझ आ चुका होगा कि भाई इलेक्शन जहाँ पे इलेक्शंस की वोटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जहाँ पे कैंडिडेट्स को वोट दिए जाते हैं, जहाँ पे एक कॉमन इंसान जाके अपना वोटर ID कार्ड लेके जाता है और वहाँ पे जाके सीधा अपना वोट देता है, उस इंसान को वहाँ पे जाके हैरेसमेंट करना या फिर उसको इन्फ्लुएंस वहाँ जाके करना, जो कि ये सब कुछ अभी तो नहीं किया जाता क्योंकि इसके खिलाफ सरकार ने बहुत अच्छे कानून बना दिए। वहाँ पे आज की डेट में पुलिस वाले खड़े होते हैं, फुल्ली प्रोटेक्शन एरिया होता है। आज नहीं होता, बट आज से सालों पहले ये होता था, राइट, क्योंकि लोगों के ऊपर प्रेशर ही इतना था, क्योंकि अब वो बन चुका था कॉम्पिटिटिव, एक कह सकते हैं ना एक समाज के अंदर एक उनका नज़रिया बन चुका था कि अगर हम लोग नहीं जीते तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो वो चीज़ को कंसिडर करते हुए उनको ये चीज़ करनी पड़ती थी। तीसरा पॉइंट होता है कि विनिंग प्रेशर। अब उस विनिंग प्रेशर के अंदर क्या होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज लंबे टाइम तक नहीं चलती है, समझ रहे हो कि वो कांग्रेस, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस से बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कोई भी पार्टी होती है ना वो जीतने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी बोल देती है कि यहाँ से आलू डालो वहाँ से सोना निकलेगा,
समझ रहे हो, बहुत चीज़ें ऐसी बोल देती है। अब होता क्या है इसका कि वो बोल तो दिया, वो उसका नेगेटिव असर पहुंच जाता है। अब सबको पता है कि भाई राहुल गांधी ने जो ये बोला है, अब उसके देश के अंदर मैं बोलता हूँ 80% लोगों को नहीं पता होगा कि भाई कि पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ये था क्या, कि यहाँ से आलू डालूंगा वहाँ से सुरा निकलेगा, ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव था क्या, किसी को पता ही नहीं है। अब लोग अगर इस पर रिसर्च करें तब उनको पता चलेगा कि राहुल गांधी ने इस चीज़ को इसलिए बोला क्योंकि वो किसी एक पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर रहा था। समझ रहे हो, उन्होंने किसी एक पार्टी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए उन्होंने इस चीज़ का एक एग्जाम्पल दिया था कि देखो दूसरी जो पार्टियां हैं वो ऐसा ऐसा कर रही है। अब लोगों ने उसी को कट करके उसी को फैला दिया। हुआ क्या, तो एक नेगेटिव पब्लिसिटी मिल चुकी थी। तो इसका कारण होता है कि इस तरीके के मोरल डाउन्स करवाना, कि किसी भी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सरकार के साथ चलती नहीं है। समझ रहे हो, ये होता है। आगे बात करते हैं कि एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन खड़ा हो जाता है। समझ के आपने किसी एक इंसान की पूरी इमेज को वॉश आउट कर दिया है। आज की डेट में आपको पता होगा नहीं पता होगा, जैसे कि मैं आपको सिंपल से बताऊँ कि आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी है, अब वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, एज ए CM। अब समझो उस इंसान को बदनाम करने के लिए किस हद तक लोग गए हुए हैं, अलग लेवल पे गए हुए हैं कि भाई उस इंसान की कोई वैल्यू ना हो, इसलिए लोगों ने उसको थप्पड़ भी मारे हुए हैं, उसके मुंह पे स्याही या फिर इंक फेंकी हुई है। समझ रहे हो, तो वो एक, याद रखना, वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर था, एक क्लास 1 ऑफिसर था वो इंसान। उसको छोड़ के उसने एक आम आदमी पार्टी का रिफॉर्म किया, उसके अंदर वो आया, आज वो उस लेवल पे बैठा हुआ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उस इंसान ने उस लेवल पे आने के लिए अपनी ज़िंदगी की बहुत चीज़ें कुर्बान कर दी। अब होता ये है कि कोई XYZ नाम की पार्टी आके उनके पूरे करियर को वॉश आउट करने के लिए उनके ही डिप्यूटी CM को के घर पे CBI की रेड पड़ती है, और इस रेड के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बट अरेस्ट में उनको कुछ मिलता नहीं है, उल्टा ना किसी और पार्टी की तरफ से उनको ऑफ़र मिलती है कि अगर आपको ये पूरी की पूरी इंक्वायरी रुकवानी है तो आप ज्वाइन करो XYZ पार्टी। सपोज ये होता है एक अनहेल्दी कंपटीशन, कि जिसके अंदर आपको पता ही होता है कि आप इस जगह पे हारने वाले हो, तो आप अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी का A to Z चीज़ें लगा के उसमें हिम्मत कर लेते हो। कहते हो कि साम दाम दंड भेद सब लगा के उसमें हिम्मत करते हो कि मुझे किसी भी तरीके से सामने वाली पार्टी के सारे इंसानों को अपनी साइड खींच लेना है। ये होता है अनहेल्दी कंपटीशन। आगे बात करते हैं कि कुछ ऐसे मेरिट्स भी हैं, जैसे कि कौन से मेरिट हैं कि आप जिसको पसंद करते हो उसको आप वोट दे सकते हो, आप वोटर्स के पास से अपना सेटिस्फेक्शन ले सकते हो कि भाई जो हमने काम किया है, अच्छा काम किया, तो उसको हम फिर से जितवा सकते हैं, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो जब पावर्स में आती हैं तो वो कुछ जो उसके मेंबर्स होते हैं उसमें अपने मेंबर्स को इंक्लूड करती है, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करवाती है। जो लोग फ्री बैठे, जो यंगस्टर होते हैं, जो फ्री होते हैं, उनको कोई ना कोई एक माध्यम मिल जाता है कि हाँ भाई चलो हमने जिस इंसान को चॉइस किया था तो उस इंसान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कर लिया, लाइक दैट। ओके, दूसरी चीज़ होती है कि भाई एक रियल मोटिवेट मिलता है जब आप किसी को चॉइस कर रहे हो, जब आपने आपका पूरा एनालिसिस किया हुआ है, आपको पता है कि हाँ भाई इस पार्टी के अंदर इतना दम है, मैं इसको वोट या फिर मैं इसको वोट दूंगा तो जीतने के बाद मेरा इतना काम होगा। तो वो जो हो जाता है, जब वो कर लेते हैं तो आपको एक अलग से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई चलो भाई अच्छी सरकार को मैंने चॉइस किया था, इसका फ़ायदा हमारे समाज को या फिर मेरे पूरे कम्युनिटी को आसपास के एरिया को वो हो रहा है। आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ें होती है कि जो चॉइस अमॉन्ग द बेस्ट होता है। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, आपके सामने 10,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 10,000 कैंडिडेट, हाँ 10,000 कैंडिडेट है, आपको उसमें से एक चॉइस करना है। तो आप उस प्रॉपर पूरा रिसर्च करने के बाद एक चॉइस करोगे जो आपके लिए परफेक्ट होगा, जो आपके लिए प्रॉपर काम करेगा। तो वही चीज़ है ना, आज की जनता समझती नहीं है। आज की जनता समझती होता है कि हवा के साथ बहते जाओ, कि अगर मेरे आगे वाले इंसान ने बीजेपी को वोट दिया तो मुझे बीजेपी को वोट देना, मेरे आगे वाले कांग्रेस को वोट दिया तो मुझे भी कांग्रेस को वोट देना, मेरे आगे जो खड़ा है उसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो मुझे भी आम आदमी पार्टी को वोट देना है। नहीं, आपका खुद का एक रिसर्च एनालिसिस होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मेरे आने वाले 5 साल के फ्यूचर के अंदर मैं किस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। क्या मेरे गुजरात के अंदर या मेरे मध्य प्रदेश के अंदर, मेरे दिल्ली के अंदर क्या क्या चेंजेस ऐसे आ सकते हैं इन फ्यूचर्स के अंदर। तो कौन कौन सी पार्टीज आनी चाहिए, किस तरीके का इलेक्शंस होना चाहिए, किस तरीके के कौन से कैंडिडेट मुझे प्रेफरेबल है कि जो मुझे रहते लगता है कि ये लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये सब आपको होता है, एक वोटर का होता है कि जो ये कुछ सोच सकता है। ओके, आगे बात करते हैं द सिस्टम ऑफ द इलेक्शंस इन इंडिया।
दो तरीके से चलता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है। इसको हम कहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस कहते हैं, या फिर कहते हैं कि जनरल इलेक्शंस, उसको हम नाम दिया जाता है। हर 5 साल में किया जाता है। इलेक्शन आर बी हेल्ड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेम टाइम। जितनी भी उसकी सीट्स होती हैं, टोटल 543 सीट्स हैं लोकसभा राज्यसभा की पूरी मेरी, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा की सारी सीटें कुल मिला के होती हैं कितनी, 543 टेरिटरीज या फिर कह लो कि क्षेत्र में फैली हुई सीटें हैं, उसको हम कहते हैं जनरल इलेक्शंस। ओके, इनका जो टाइमिंग है ना वो प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है कि सेम ही दिन पे सबका इलेक्शन का डेट होती है और एक ही दिन में इन सबको वोटिंग आपको देनी पड़ती है। मतलब आपको जिस आपके पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप जहाँ रहते हो ना, आपको अपने कैंडिडेट को वोट देना है और दूसरे लोग दूसरे स्टेट के अंदर दूसरे लोग अपने कैंडिडेट को वोट देंगे, बट एक ही दिन में सब कुछ किया जाता है। हाँ, कुछ बार कई बार ऐसा होता है किसी की डेथ होगी, किसी ने रिज़ाइन दे दिया, कोई सरकार गिर गई, तो ये बीच में इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। उसको हम कहते हैं कि बाई इलेक्शंस। क्या कहते हैं उसको हम लोग, बाई इलेक्शन, कि उस इंसान ने पर्टिकुलर एक इंसान ने पूरे की पूरे अपने टर्म को पूरा नहीं किया, और टर्म का पूरा ना करने का रीज़न दो ही होता है, या तो रिज़ाइन करना या फिर डेथ हो जाना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई मिनिस्टर है, उसने कल सुबह इंटरव्यू दिया होता है, शाम को उसकी लाश मिल जाती है। तो उस इंसान का क्या किया जाता है, जब उस इंसान के ऊपर फिर से देखो, सपोज के कोई इंसान ने वोट दिया, मतलब कोई इंसान आके 3 साल उसने काम किया, वो मिनिस्टर है, अब उस इंसान की डेथ हो जाती है, तो अब क्या करना, तो उसकी सीट तो खाली रहेगी नहीं, तो उस जगह पे फिर से री इलेक्शन करवाए जाते हैं, और जो उस कैंडिडेट बन के आता है उसको हम कहते हैं बाई इलेक्शंस। क्लियर? ओके, और क्या भी बातें होती हैं, और जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो होती है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करते हैं, कि जो पूरे के पूरे इंडिया को 543 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। डिफरेंट एरियाज़ को इलेक्ट्रोली पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। क्लियर? और हर एक एरिया के अंदर पब्लिक थी, उसके रिप्रेजेंटेटिव को वो लोग खुद से चॉइस करते हैं। मुझे अगर मेरे एरिया का रिप्रेजेंटेटिव को चॉइस करना है तो मेरा वो पावर मेरा है। हाँ, खड़ा कोई भी हो सकता है, उसको खड़ा रखना नहीं रखना है वो हमारा पॉइंट है। ओके, लोकसभा इस इलेक्शन में भी इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 डिवाइड कॉन्स्टिट्यूंसी। जो इंसान वहाँ से जीत के आता है, याद रखना, लोकसभा के अंदर जो इंसान जीत के आता है इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इसको हम एमपी कहते हैं। ओके, ऑन द फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन दैट द एवरी वोट हैज बीन इक्वल वैल्यू फॉर द विधानसभा इलेक्शन द ईच स्टेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबलीज। The constitution has been established. Representative of the each assembly's constituency is called a member of the legislative assembly MLA. अब आपको समझ में आना चाहिए, कोई इंसान अगर लोकसभा में बैठ रहा है, याद रखना, अगर लोकसभा मतलब पूरे इंडिया में 2 सबसे बड़े सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। कोई इंसान वहाँ बैठ रहा है, दिल्ली के अंदर बैठ रहा है, उसको कहेंगे एमपी। और कोई इंसान आपके गांधीनगर में विधान परिषद या विधानमंडल है, वहाँ बैठता है, तो उसको हम कहेंगे एमएलए। समझ में आ गया? और याद रखना, एमएलए ही चॉइस करते हैं एमपी को, और एमपी से मिनिस्टर या फिर सबको जो पूरा का पूरा चीज़ें होती है ना, जब आएगी तब बताऊंगा आपको। आप इतना याद रख लो कि अगर कोई इंसान गुजरात के अंदर आके गांधीनगर के अंदर विधान परिषद या विधानमंडल के अंदर बैठता है तो उसको हम कहेंगे एमएलए। और अगर वही इंसान जीत वार के अगले नेक्स्ट टर्म के अंदर विधानसभा से जीत के लोकसभा में बैठता है तो उसको हम कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको हम कहेंगे एमपी। क्लियर? ओके, आगे एक टर्म जो मैंने आपको बताई कौन सी थी, वो बाई इलेक्शन। अब बाई इलेक्शन या तो कौन कौन से रीज़न से करा जाता है, कि या तो उसने रिज़ाइन दिया हुआ है, या फ्रेश इलेक्शन है, या फिर किसी इंसान ने कोई ऐसी चीज़ें कर दी जिसके कारण वो सरकार गिर गई है, राइट। तो ये सब कुछ किसका रीज़न होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाई इलेक्शंस। मोस्ट ऑफली आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, और याद रखना ये सेम चीज़ अप्लाई आपको होती है पंचायत और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी। समझ में आ गया कि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लेवल पे अप्लाई होती है, नहीं। अगर आप पंचायत में रहते हो, आपके वहाँ पर छोटा सा गांव है, वो छोटे से गांव के अंदर भी अगर कोई पंच है, कोई सरपंच है, वो 5 साल पहले पूरा करने से पहले वो मर जाता है, या किसी सरकमस्टेंस से उनकी डेथ हो जाती है, तो उसी दिन से बाई इलेक्शन करवाए जाएंगे आसपास के एरिया के थ्रू, ठीक है। उस इलेक्शंस के अंदर फेयर वोटिंग की जाएगी, फिर से जो कैंडिडेट बन के आएगा वो कैंडिडेट फिर से 2-3 साल 5 साल तक, जितने साल तक रहता है वो उतने साल तक फिर से रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं कि विलेज और जो टाउन्स होते हैं उनको डिवाइड किया होता है वार्ड्स के रूप में, कि वहाँ जाके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। जो अर्बन सिटीज़ होती है उसके अंदर वार्ड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, हमेशा आपको पता होगा, मैंने आपको पहले बता रखा है। ओके, एक और चीज़ जो आपको एक एग्जांपल के रूप में समझनी होगी ना, वो एग्जांपल ये मैं आपको बता रहा था कि व्हेन वी से दैट द लोकदल वॉन द 60 सीट्स इन हरियाणा, इट मीन दैट द कैंडिडेट
of the Lokdal wants in the 60 Assembly's constitution in the state that thus the Lokdal has been had a 60 MLA in the state assembly. समझ में आ गया आपको? जब हम लोग बात करते हैं कि लोक दल विधायक ने 60 सीटों पे राज्य 60 सीटों पे अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था, तो 60 सीटों के नीचे बहुत ज़्यादा अलग अलग सीटें होती हैं, समझ लो। जो वार्ड्स में डिवाइड किया गया, जो सरपंच में डिवाइड किया गया है, जो जिले में डिवाइड किया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो ये जितने भी लोग हैं इन सब को लेके किसी एक इंसान को ऊपर बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं MP या MLA, वो होते हैं 60। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनसी। अगर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं डेमोक्रेसी ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सपोर्ट किया है कि किसी भी तरीके से कोई भी एक ऐसा सेक्शंस होगा, एक जो पॉपुलेशन का एक अलग से पार्ट होगा, उसको रिजर्व रखा जाएगा कि वो हमेशा इन चीज़ों के अंदर सपोर्ट करे या फिर उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। आगे बात करेंगे रिजर्वेशन फॉर द ST SC। देखो रिजर्वेशन कोटे के अंदर को वहाँ पे भी जो आपका मेन पार्लियामेंट है उसके अंदर भी आपको दे दिया गया है कि स्पेशल सिस्टम फॉर द रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वीकर सेक्शन लाइक द ST SC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, उन दोनों को एक अलग से प्रावधान दिया हुआ है कि वो लोग को वहाँ पे भी वहाँ पे भी उनको रिजर्वेशन मिलेगा, जिससे कि वो लोग भी वहाँ पे अपनी आवाज़ को प्रॉपरली उठा कर रख पाएँ। क्लियर? ओके। आगे बात करते हैं रिजर्वेशन इन द लोकसभा, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल। सिंपल सी बात है, उन सब को 2012 के अंदर ऐसा एक प्रावधान नक्की किया गया था, ऐसा एक बंधारण सुधारा था, कह लो कि एक संविधानिक सुधारा किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 सीट फॉर द ट्रिब्यूल कास्ट इन द लोकसभा। याद रखना लोकसभा के अंदर 84 और 47 सीट्स किसके लिए रिजर्व होंगी? ST SC के लिए रिजर्व रहेंगी। और ये लोग इनके ऊपर, याद रखना, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही कम्युनिटी के लोग आ सकते हैं और कोई भी कैंडिडेट नहीं आ सकता है। ओके। और ये रखना इनके कैंडिडेट्स भी स्पेसिफाई होते हैं, कौन कौन से एरिया से कौन कौन इंसान आएगा ये भी स्पेसिफाई किया जाता है, और इनको वोट देने वाले भी वही लोग होंगे जो उनकी कम्युनिटी के हैं। ओके। अब इसको और एडवांस लेवल पे कहाँ पे लेके गए हैं कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं या फिर पंचायत हैं या फिर रूरल एरिया कह लो या फिर अर्बन एरियाज कह रहे हो, इसके अंदर भी उनको बोल दिया गया है कि आपको भी एक ST SC मेंबर्स को अपनी लोकल बॉडीज़ के अंदर ऐड करना है, कंपलसरी है। अगर आपने वो नहीं किया तो आपने वो प्रॉपरली फेयरली नहीं इलेक्शंस को करवाया, ये माना जाएगा। इसलिए आपको देखने को मिलता होगा कि आज की डेट में भी जो स्टेट्स डेवलपिंग जोन में धीरे धीरे आ रहे हैं ना, जो ये सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं ना, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अब आपको देखा कि भाई अब वो जातिवाद जो है ना वो बहुत कम हो चुका है। अब वो लोग आ चुके हैं कि इंसान के ऊपर, कि इंसान किस तरीके से, अगर इंसान अच्छा काम कर रहा है उसको रखो, राइट। तो अब वो उनको पता ही है कि भाई देखो जो जितनी कास्ट जैसी भी हो, अगर इंसान मेहनत होना है तो वो उसकी कास्ट कोई पूछता नहीं है। तो वही चीज़ होती है कि जैसे जैसे धीरे धीरे उनका हुआ तो उनको इसमें भी ऐड कर दिया गया। ओके। आगे बात करते हैं तो फिर अदर जो बैकवर्ड क्लासेस थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस को हम OBC कहते हैं, उनके लिए क्या गया था? तो उनके लिए भी उन्होंने कहा कि 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन द रूरल एंड द अर्बन लोकल बॉडीज फॉर द वुमेन कैंडिडेट। अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है और वो OBC से बिलोंग करती है तो उस सीट के ऊपर, उस पर्टिकुलर एरिया की सीट की 1/3 सीट के ऊपर एक वुमेन, वो OBC वाले का, OBC वाली जो लड़की होगी या फिर औरत होगी उसका हक रहेगा। समझ रहे हो? उस लोकल पूरी बॉडी के अंदर अगर आपको 10 लोग लेने हैं, उसके 1/3 मेंबर्स OBC मेंबर्स लड़कियां रहना चाहे तो रह सकती हैं विदाउट एनी कंसल्ट। उनको उसको रखना ही पड़ेगा किसी भी रूप में। क्लियर? उनको कोई हटा सकता नहीं है। आगे बात करते हैं वोटर लिस्ट। अब देखो वोटर लिस्ट सिंपल सी बात है, ज़रूरी है। क्या होता है, कोई भी इलेक्शन को कंडक्ट कराने से पहले क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप टू डिसाइड द हु कैन बी नॉट वोटेड। कौन से इंसान हो सकते हैं जो वोट देने के लिए जा सकते हैं, कौन से इंसान ऐसे कि जो वोट देने के अभी लायक नहीं है, राइट। वो डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी को चेक करके, उनको 18 साल से हुए नहीं हुए हैं, राइट। तो उनको चेक करना किसका काम होता है? वोटर लिस्ट का काम होता है। वोटर लिस्ट के अंदर सबका नाम आता है ऑफिशियली, उसके अंदर इसको हम कहते हैं इलेक्टोरल रूल्स कहते हैं या फिर उसको कहते हैं वोटर लिस्ट, जिसके अंदर हर एक इंसान का नाम होता है। बस अगर ये होना चाहिए कि आपने अपना फॉर्म भरा होना चाहिए, उस फॉर्म के अंदर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुए होने चाहिए, तभी आपके घर पे आपका वोटर ID कार्ड आता है और आपका वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम होता है। वेरीफाई होता है दोनों साइड से,
क्लियर? ओके। एक और चीज़ होती है कि हम लोग फॉलो करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसका मतलब है कि किसी भी इंसान अगर वो 18 साल से ऊपर है तो वो इलेक्शन लिस्ट के अंदर आना कंपलसरी है। सॉरी। तो उस इंसान को इलेक्शन लिस्ट पे आना कंपलसरी है। मतलब देखो, वोटर आईडी कार्ड बनाना कंपलसरी नहीं है, बट बहुत जगह पे ऐसा डाल दिया है ना कि आपको इस जगह पे आने के लिए वोट इलेक्शन कार्ड लगेगा, आपको इस जगह पे आने के लिए इलेक्शन कार्ड लगेगा, आपको ये करने के लिए आपको ये चाहिए, आपको ये करने के लिए ये चाहिए, आपको ये करने के लिए ये चाहिए। याद रखें, इस तरीके से कुछ क्रिएट किया गया। पहले लोगों ने क्या कहा था, आधार कार्ड की क्या ज़रूरत है। फिर सरकार ने सोच लिया था कि अगर आधार कार्ड ये लोग को नहीं बनवा रहा है तो उनके लिए एक टर्म यूज़ करो, आपका आधार लिंक करो आपके बैंक से। आपका बैंक अकाउंट तभी वेरिएबल गिनाएगा, तभी चलता हुआ गिनाएगा अगर आपने अपना आधार कार्ड लिंक किया हुआ है। आधार कार्ड लिंक किया, अब लोगों को झक मार के करना पड़ा। जिस इंसान को नहीं भी करना था उस इंसान ने भी जाके कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, राइट। तो सरकार इस तरीके से काम करती है कि जो चीज़ उनको करवानी होती है ना, उसके लिए वो अलग रास्ते ढूंढती है। राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको वोटर कार्ड चाहिए होगा, अब वोटर कार्ड बनाने के लिए आपको राशन कार्ड भी चाहिए। तो दोनों चीज़ें मिस मैचिंग हो गई कि अगर जो नीचे कास्ट के लोग हैं, जो SC SC OBC वाले लोग हैं, इनको अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी इन गाँव के अंदर, तो सिंपल सी बात है उनको वो चीज़ बनानी पड़ेगी जिससे कि उनका एक वोटर ID कार्ड बनेगा और वो लोग वोटर लिस्ट में आएंगे। ओके, तो इस समझ में आ गया कि वोटर लिस्ट किसे कहते हैं। अब आते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द वोटर लिस्ट किस तरीके से किया जाता है। तो मेंटेनेंस ऑफ द वोटर लिस्ट इस तरीके से किया जाता है कि हर साल नए लोग आते हैं, कुछ लोग डेथ हो जाती है, कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग अपना एरिया को छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब देखो सिंपल, अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि सपोज़ कि मैं एक एरिया में रहता हूँ, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप एक एरिया में हुआ है, XYZ नाम की एरिया में, वहाँ पर मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ और मैं वहाँ रहता हूँ। और मेरा सबसे स्टार्टिंग में मेरा इलेक्शन कार्ड आता है, या फिर कह लो कि मेरा जो इलेक्शन वोटिंग कार्ड होता है वो उसी पर्टिकुलर एरिया का है। मैं कुछ सालों के बाद 18 साल का होता हूँ, मेरा वोटिंग कार्ड मेरे हाथ में होता है, बट 2-3 साल के बाद मैं उस एरिया को परमानेंट छोड़ देता हूँ और मैं अपने किसी नए एरिया में जाता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा नाम वहाँ पे हटाना नहीं पड़ेगा, मतलब वो ऑटोमेटिक वहाँ से वो हट जाएगा जब मैं कहीं और पे जाके नए एरिया के अंदर आके किसी और जगह पे अप्लाई करूँगा फिर से कि भाई देखो ये मेरा इलेक्शन कार्ड वहाँ का था, अब मुझे इलेक्शन कार्ड चाहिए यहाँ का, ये लो मेरा जो पुराना वोटिंग कार्ड है वो ये मेरा इलेक्शन कार्ड है, मेरा ये रखो आप, और इसका एड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज करके मेरे को नया कार्ड दो और ये मेरे सारे प्रूफ रहे। तो वो वहाँ पे नाम कट हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे मेरा नाम शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उनको प्रूफ पता चल जाता है, क्योंकि हर साल वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं हमेशा कहाँ से, जो डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले जो इंसान होते हैं ना, वो लोग उनके पूरे के पूरे कॉन्टेक्ट्स में होते हैं कि जैसे जैसे वो जो लिस्ट होती है, कुछ लोग होते हैं जो लोग कहता है कि हर वो चीज़ को मेंटेन करते हैं। देखो डेथ सर्टिफिकेट आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कोई भी चीज़ में ऐसे नॉमिनी अगर आपका नाम है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप जब डेथ सर्टिफिकेट लेने जाते हो तो डेथ सर्टिफिकेट हर जगह से लिंक आउट होता है इंटरनली, कि जैसे आपने डेथ सर्टिफिकेट निकाला मतलब उस इंसान की जो वोटर लिस्ट में से नाम ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इंसान यहाँ था, उनका खत्म हो गया, इसका पैन कार्ड कैंसिल करो, इसका आधार कार्ड कैंसिल करो, इसका बैंक अकाउंट कैंसिल करो। इस तरीके से कुछ लिंक आउट का होता है, या फिर इसके जो नॉमिनी आ रहा है उसके नॉमिनी के नाम पर सब कुछ ट्रांसफर कर दो। ये इस तरह से वर्कआउट करता है। इसे कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ द वोटिंग लिस्ट। ओके, और क्या क्या चीज़ें होता है, तो इन सब को अप टू डेट रखने के लिए इनके पास टाइम होता है तकरीबन 5 साल का। 5 साल में इलेक्शन आते हैं, उनके पहले कोई इलेक्शन आते नहीं हैं, तो इनके पास प्रॉपर टाइम होता है कि इनको 5 साल तक में इन सब चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है, अप टू डेट रखना पड़ता है। नोट द सम क्रिमिनल एंड द पर्सन हैज़ बीन अनसाउंडेड माइंडेड कैन बी डिनाइड टू राइट टू वोट बट ओनली इन द रेयर सिचुएशंस। हर एक इंसान का हक है कि उसको वोट देना है, बट बहुत रेयर केसेस में ऐसा बना है आज तक कि किसी इंसान को वोट देने से रोका गया है। समझ रहे हो, एक 10 सेकंड का 20 सेकंड का खेल है, वो आपको वहाँ जाके किसी इंसान को वोट देना है और आपको अपने देश को डेवलप करवाना है, बट उस चीज़ को भी नहीं करने दिया गया है। मतलब उस समझ लो कि उस जो जिसने क्राइम किया होगा उसने किस हद तक का ऐसा कौन सा क्राइम किया होगा उसको ये तक करने नहीं दिया गया। ओके, आगे बात करते हैं इलेक्शंस फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स को कहते हैं EPIC। इसका काम क्या होता है, दिस इज़ अ इशू बाय द गवर्नमेंट। दिस कार्ड व्हेन यू गो टू द वोट, जब आप वोट देने जाते हो तब एक इलेक्शन कार्ड के बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है, एक इलेक्शन कार्ड जो मैंने आपको बताया,
आपने कभी अगर आपके घर पे इलेक्शन कार्ड आपके मम्मी पापा का हो चाहे आपका हो तो उसको देखना, उस पर पहले बीच में आपका फ़ोटो होगा, नीचे आपका नाम वगैरह होगा, पीछे आपका एड्रेस होगा, उसके बाद डिटेल्स में छोटे छोटे अक्षर में उसकी टर्म एंड कंडीशन लिखी होंगी, समझ रहे हो, वो पूरा एक बार पढ़ लेना। ये होता है आपका टिपिकल इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। जब आप किसी भी वोटिंग बूथ पे जाके वोट देने जाते हो तो आपको ये कार्ड चाहिए। अगर ये आपके पास कार्ड नहीं है तो आप किसी इंसान को वोट नहीं दे सकते हो। क्लियर। इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इसको बनाने के लिए आपको राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड कुछ भी लगेगा, बट ये बनाने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ें प्रूफ में देनी पड़ेंगी एज ए सेकेंडरी प्रूफ। क्लियर। आगे बात करते हैं नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। अब कैंडिडेट है वो किस तरीके से नॉमिनेट अपने आप को कर सकता है, तो उसके लिए बहुत एरियाज रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है। कोई भी इंसान, अगर वो इंसान वोटर के रूप में है, समझ रहे हो, अगर आज मैं वोटर्स के रूप में वर्कआउट कर रहा हूँ, मतलब मैं वोटर, मतलब मैं किसी को वोट दे सकता हूँ, मैं उतना एलिजिबल हूँ, मतलब मैं, सिंपल सी बात है, मैं ऑटोमेटिकली कैंडिडेट के रूप में खड़े रहने के लिए भी एलिजिबल हूँ। बट उसमें कुछ दो तरीके के प्रावधान है कि अगर मैं वोटर हूँ तो मेरी एज होनी चाहिए 18 साल। हाँ, बट मुझे अगर कैंडिडेट बनना है कि लोग मुझे वोट दे तो मुझे 25 साल अपनी उम्र बतानी पड़ेगी। अब देखो एक चीज़ समझो, आप 18 साल से अलाउड करते हो कि उस बच्चे को कि भाई तू जाके वोट दे। वो इसलिए देते हैं जिससे कि तू 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तू एक्सपीरियंस ले कि तू जिसको वोट दे रहा है वो इंसान उस लायक है या नहीं है। तू जब खड़ा होगा तो तुझे पता होना चाहिए कि तेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो पर्सपेक्टिव था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से बनाया था। उनको पता चल जाता था कि भाई कौन ऐसा इंसान होगा जो पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा रिलायबली सीरियस होगा, समझ रहे हो। तो वो इंसान ऑटोमेटिकली अपनी मेहनत करेगा, इलेक्शन के रूप में जाएगा, इलेक्शन बूथ पे कैंपेनिंग करवाने जाएगा, कैंडिडेट्स को पहचानेगा, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, किस तरीके से बात की जाएगी, किस तरीके से उनका मन को जीता जाएगा, हर वो चीज़ को वो नज़र आउट करेगा, राइट। तो इस तरीके से बनाया गया हुआ है। हाँ, कुछ एरिया हैं, कुछ क्रिमिनल्स के हैं, कुछ उन लोगों को एक्सट्रीम केसेस हैं जिनको नॉमिनेट करना मना कर दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से कैंडिडेट के रूप में खड़े नहीं रह सकते हैं। बट कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो उनको सपोर्ट के रूप में उनको दे देती हैं। और याद रखना, जब पार्टी उनका नॉमिनेशन फाइट आउट करती है, जब पार्टी उनको नॉमिनेट के रूप में बुला के उनको ऑफर दे दे, उसको हम कहते हैं पार्टी टिकट। क्या कहते हैं? पार्टी टिकट। आपने बहुत बार साउथ की मूवीज़ में देखा होगा कि तूने मेरे को पार्टी टिकट नहीं दी, अब तू देख क्या मैं तेरा क्या करता हूँ। सुना है आपने? तो ये जो पार्टी टिकट होती है ना, वो इस तरीके से मिलती है। क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं। कैंडिडेट विल बी द नॉमिनेशन फ्रॉम एंड गिवन सम मनी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब डिपॉजिट के रूप में सिक्योरिटी जो आपको पैसा जमा कराना पड़ता है ना, ये आपका पैसा ऐसा होता है कि अगर आप हारे तो पैसा गया, जीते तो पैसा गया। याद रखना, ये पैसा लिमिटेड, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया हुआ है तब मैंने आपको बताया हुआ है कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रकम जो फीस है या डिपॉजिट की जो आपकी मनी है वो फिक्स नहीं होती है। कुछ जगह पे फिक्स है। आप जिस जगह के लिए इलेक्शन के रूप में खड़े रह रहे हो उस जगह पे वो फिक्स है। डिपेंड करता है कि आप कौन से कह सकते हैं रीजन में खड़े हो रहे हो। आगे बात करते हैं। हाउएवर एवरी कैंडिडेट हैज़ बीन टेक द लीगल डायरेक्शन डिक्लेरेशन एज गिवन द फुल डिटेल्स हो। तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स, डिटेल द एसेट एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज एंड हर फैमिलीज। समझ में आ गया आपको कि वो इंसान कितना पढ़ा लिखा है, कुछ भी है, उसकी सारी डिटेल चाहिए होती है। उसके जितने एसेट लाइबिलिटीज़ हैं, जितना उसके पास है नहीं है, उन सब की डिटेल चाहिए विद फैमिली। समझो। और कौन सी है? तो सीनियर या फिर सीरियस क्राइम्स केसेस हैज बीन पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, जितने भी उसके खिलाफ पेंडिंग केसेस हैं उनकी सारी डिटेल्स भी चाहिए होंगी। ओके, और ये सारी चीज़ें क्या कर दी जाएंगी? पब्लिकली अनाउंस की जाएंगी। याद रखना, ये सारी चीज़ें लोगों से लेके इनको पब्लिकली अनाउंसमेंट किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है मीडिया। मीडिया के पास, इलेक्शन हाउसेस के पास से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई इस एरिया के अंदर ये एमएलए की इतनी चीज़ें क्वालिफाइड हैं, इतने एसेट हैं, इतने उसके प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर इतने पेंडिंग केसेस हैं। फिर भी इलेक्शन वाले कमिश्नर को जब वहाँ पे उनको पब्लिकली जाहिर करने को बोलती है कि जाके इनको पब्लिकली दिखा दो, तब भी मीडिया फाइल्स किसी एक पार्टी का बहुत ज़्यादा खींचती है और जो सेकंड पार्टी होती है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कम दिखाती है। समझो कि अगर किसी एक पार्टी में ऐसा है कि उसका दबदबा बहुत अच्छा है, उसको बहुत मोटा पैसा एक पार्टी उसको उस न्यूज़ चैनल को दे रही है, तो वो न्यूज़ चैनल कभी भी उस पार्टी का कभी अच्छा गंदा नहीं दिखाएगी। अच्छा तो दूर की बात है, वो गंदा नहीं दिखाएंगी।
वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े करेंगी और इतनी इतनी बातें करेंगी, ऐसी ऐसी बातें करेंगी जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। समझ लो आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो आपको भी सुनने में, मैं बोलता हूँ न्यूज़ चैनल मत देखो बेटा। आज की डेट में अगर देखना है तो न्यूज़पेपर रीड करो, मैगजीन रीड करो, ठीक है, न्यूज़ चैनल मत देखो। अगर आपको सही में इंटरेस्ट होना न्यूज़ में, न्यूज़ देखने का, तो न्यूज़ चैनल की जगह पे न्यूज़पेपर रीड करो। आपको सही रिस्पेक्टिवली आपको जानने को मिलेगा, आपकी नॉलेज क्लीन होगी, क्लियर। वरना तो उसके अंदर क्या वो चीज़ चल रही है, कौन सी वाली, ओ ड्रग्स डो वाली, ठीक है। इससे अच्छा कि उसको छोड़ के कुछ अच्छा ढंग का पढ़ लो यार, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं कि बता दीजिए, जितनी देखो ये लिखा मेड द पब्लिकली इन ऑर्डर टू, हर एक चीज़ को पब्लिकली डिवाइड किया जाता है, मतलब पब्लिक के रूप में उनको दे दिया जाता है कि आप जाके इनको रखो। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स, नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट वो फॉर टू बिकम ए MP और MLA, ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी कुछ भी, चाहे वो 8 पास हो, चाहे वो छूने के लिए जीने के लिए फेल इंसान हो, चाहे वो इस देश के अंदर आके UPSC क्रैक करके एक IAS ऑफिसर हो, कुछ भी हो, अगर आपको MP MLA बनना है तो यू डोंट हैव टू बी क्वालिफाइड फॉर एनी एजुकेशन सिस्टम। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना होना चाहिए कि आपको लोगों की सिंपैथी होनी चाहिए आपके साथ, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपका आइडिया होना चाहिए। आप जिस विज़न को लेकर चल रहे हो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आप जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा के अंदर आप देश को डेवलपिंग जोन के अंदर लेके जाओगे। आपका ये सारा का सारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए, मतलब आप क्वालिफाइड हो, आप एजुकेटेड हो। समझ में आ गया। दूसरी चीज़ कि उनके दिमाग में डेमोक्रेसी को लेके कोई भी टाइप का अलग सिस्टम नहीं चलना चाहिए। उनके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साइड से डेमोक्रेसी की कोई भी चीज़ हर्ट नहीं होनी चाहिए, बस उसको इतना नॉलेज होना चाहिए। ओके। दूसरी चीज़ कि इस देश के अंदर मोस्ट ऑफ पीपल्स अनएजुकेटेड है, मोस्ट ऑफ पीपल्स अनएजुकेटेड है। उनके हिसाब से उनको लगता है कि भाई पैसा सब कुछ है, एजुकेशन कुछ नहीं है। याद रखना, पावर इज इक्वल टू एजुकेशन, एजुकेशन इज इक्वल टू पावर। आपके पास चाहे 1 करोड़ रुपए हो, अगर आपको उसका इन्वेस्ट करने का तरीका नहीं पता होगा ना, वो आपके लिए 1 करोड़ एक रत्ती भर के बराबर है। और आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, चाहे आपके पास 10 रुपये भी होंगे, तो आपको पता है कि आपको उसमें कितने इन्वेस्ट करने हैं, कितने बचाने हैं, कितने यूज़ करने हैं। तो ये होता है ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव, और ये हमेशा चलता हुआ आ रहा है कि पावर इज़ इक्वल टू नॉलेज, या फिर कह लो एजुकेशन, या पावर इज़ इक्वल टू, या फिर एजुकेशन इज़ इक्वल टू पावर। और इन सब का है ना ट्रायंगल बनता है। एक साइड पे है पावर, एक साइड पे है एजुकेशन, और दोनों के एक मार्जिन पॉइंट है जहाँ पे उसको कहते हैं रिच, मनी। दोनों का एक पॉइंट है मनी। अगर पावर है तो पैसा आएगा, अगर एजुकेशन है तो पैसा आएगा। अगर एजुकेशन है तो पैसा और पावर दोनों आएंगी। अगर खाली पावर है तो पैसा तो आएगा, पर एजुकेशन आपको कहीं पे खैरात में बिकती नहीं है। याद रखना, एजुकेशन आपको लेनी पड़ती है, वो कहीं मिलती नहीं है। इसलिए लोग हमेशा कहते हैं, आपके पेरेंट्स भी को कहते होंगे कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। क्यों? चाहे तू रिच बनना बन, पर तो बस पावर आ जाएगी। अगर पावर आई तो मनी अट्रैक्ट करता ही करता है ऑटोमेटिकली। समझ में आ गया? इसलिए कहता हूँ कि हमेशा इस तरीके से चलना चाहिए। आगे बात करते हैं क्या चीज़ें। इलेक्शन कैंपेनिंग्स, इलेक्शन कैंपेनिंग का एक मुद्दा होता है कि भाई उनको प्रॉपरली प्रमोट करना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है कि भाई हम लोग किस चीज़ में क्या करने वाले हैं, उनको पॉलिसीज़ दिखाने कि हम लोग कौन कौन सी पॉलिसीज़ आपको देने वाले हैं। ओके, इनकी चीज़ें क्या होती है, तो इलेक्शन कैंपेनिंग हमेशा 2 वीक पीरियड्स, हमेशा इनको बोला जाता है कि आपको इलेक्शंस के 2 वीक पहले आपको पूरा प्रोपेगेंडा या फिर प्रमोशन अपनी पार्टी की करनी है, अदरवाइज़ उसके पहले नहीं करनी है। बट इंडिया के अंदर एक नियम है, 1-2 महीने पहले ही सब कुछ शुरू हो जाता है। ओके, और उस 1-2 महीने के बाद ही सब कुछ ख़त्म भी होता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया के अंदर ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, आपको देखने को मिलता होगा कि किसी एक पार्टी का समर्थन शुरू हो जाता है, उसको पता है कि 6 महीने के बाद इलेक्शन है, तो 2 महीने प्रॉपर वो पूरा अपने एरिया के अंदर, अपने उस पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर एनालिसिस करते हैं कि हमको हमारे एरिया में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा उसके सेंटीमेंट से जुड़ी हुई है। ठीक है, उन्होंने 2 महीने समझ लिया, अभी भी इलेक्शन को 4 महीने बाकी हैं। अब उस 4 महीने के अंदर जब उनको पता है कि हमको इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ 2 वीक का हमको अनाउंसमेंट करेगा कि भाई इलेक्शन के 2 वीक से पहले, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 से 14 डेज के पहले आपको बोला जाएगा कि आप अपना पूरा प्रोपेगेंडा फैला सकते हो, आप अपना प्रमोशन कर सकते हो। बट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो 4 महीने का पूरा कैंपेनिंग करती है।
कितना करती है, 4 महीने कैंपेनिंग करती है, और लास्ट के जो 15 दिन होते हैं ना उसको करती है वो हार्डकोर कैंपेनिंग। मतलब जो उन्होंने पूरे के पूरे 4 महीनों में मेहनत नहीं की होगी ना, वो मेहनत वो फिर से करते हैं वो 15 दिन के अंदर। तो इस तरीके से पूरा प्रोपगेशन किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं द स्लोगन्स गिवन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इसको समझ लेते हैं। आपको मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं, आपको मज़ा आएगा। इंदिरा गांधी हैज़ बीन गिवन दैट द गरीबी हटाओ, रिमूव द पॉवर्टी। लोकसभा इलेक्शन 1971 में उसने ये पूरा स्लोगन दिया था। सेव डेमोक्रेसी, जनता पार्टी इन लोकसभा इलेक्शन 1977। ठीक है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी हुई थी और रिमोटली एरिया के सिविल जो लिबर्टीज़ थी, जो सिविल राइट्स थे, उनको वायलेट किया जा रहा था। इंदिरा गांधी की सरकार गिरने वाली थी और उस सरकार को बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी इलेक्शन इमरजेंसी के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर किए जा रही थी, जिससे कि जितना हो सके उतना लंबा टाइम उनको खींचने को मिल जाए। और इलेक्शन का ये कह लो कि अपने इलेक्शंस को डिले करवाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। और वहाँ पे जनता पार्टी ने एक स्लोगन लेके आई थी, सेव डेमोक्रेसी। ओके, आगे बात करते हैं द लैंड ऑफ द टेयर्स। वेस्ट बंगाल के असेंबली के अंदर 1970 ये भी फुसे किया था। प्रोटेस्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलंगास या फिर तेलंगूज। कब किया था? तो आंध्र प्रदेश के असेंबली के अंदर 1983 के अंदर ये कुछ स्लोगन शुरू किए थे एन टी रामाराव के द्वारा। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट्स एंड लॉ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक कैंडिडेट होता है ना, वो इससे डर के रहता है, कोड ऑफ कंडक्ट्स एंड लॉ। इससे वो उसकी है ना, ये समझ लो कि ये इसके लिए पूरी की पूरी ज़िंदगी की मेहनत का एक कह सकते हैं ब्लैक फ्राइडे है। तो उसके लिए ये है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है ना कि एक भी इंसान को, जो इंसान ऐसे कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो रहा है, वो कभी भी किसी से ब्राइट नहीं दे सकता है, किसी को भी थ्रेटिंग नहीं कर सकता कि भाई तेरे को मुझे ही वोट देना है। किसी को रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे उनको मैनिपुलेट नहीं करेगा कि तू मेरे को वोट दे, जो कि हम आज भी देखते हैं कि लोग करते हैं। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज़ नहीं करेगा ड्यूरिंग द इलेक्शंस। आपने कभी देखा नहीं होगा कि इलेक्शंस के टाइम पे कोई भी इंसान हो, कोई भी कैंडिडेट हो, वो इलेक्शन के टाइम पे कभी भी गवर्नमेंट चीज़ों को यूज़ नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप लोकसभा इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हो तो आपको सिर्फ मिनिमम से मिनिमम 25 लाख रुपए स्पेंड करने हैं। आप अगर स्टेट्स इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हो, विधान परिषद या गुजरात विधानमंडल के खड़े हो रहे हो, एमएलए के लिए खड़े हो रहे हैं, समझ लो कि एमपी में खड़े हो रहे हो तो 25 लाख यूज़ कर सकते हो, एमएलए में खड़े हो रहे हो तो 10 लाख यूज़ कर सकते हो, इतना समझ लो। इससे ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो आपको इंक्वायरी बैठ जाएगी। मतलब अब आप सबको पता है कि ऑन पेपर 10 लाख होते हैं, बाकी ऑफ द पेपर वो 100 करोड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द एरिया कि आप किस एरिया में वो पूरा इलेक्शन करवा रहे हो। ओके, आगे बात करते हैं कि अगर उनको लगता है, किसको, कोड ऑफ कंडक्ट को लगता है कि भाई किसी भी एक इलेक्शन के अंदर अनफेयर जस्टिस हुआ है या फिर इस पूरे इलेक्शन में कुछ ना कुछ धांधली हुई है, तो याद रखना कि कोड ऑफ उसके पास पावर्स है कि वो पूरा का पूरा इलेक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए री इलेक्शन करवा सकती है। उनके पास इतनी पावर्स हैं। ओके। दूसरी चीज़, द एनेज द मॉडल कोड ऑफ द एंड मैनेज द इलेक्ट्रो को, ये भूल जाओ, इतना समझ लो कि इलेक्ट्रोलिंग कैंपेनिंग के लिए जो कुछ भी आप कैंपेनिंग कर रहे हो ना, सारा का मुद्दा इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में होता है। उसके आँख से बच के आप कोई भी चीज़ को कुछ एडवांस लेवल पे लेके नहीं जा सकते। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस द पार्टी, नो पार्टी और ए कैंडिडेट कैन, कोई भी पार्टी या कैंडिडेट इन चीज़ों को नहीं कर सकती है। कौन सी है? एनी प्लेस फॉर द वर्कशिप फॉर द इलेक्शन प्रोपोगेंडा, किसी भी एक वर्कशिप या किसी भी एक धर्म को लेकर आप प्रोपोगेंडा नहीं फैला सकते हो। गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल्स आर ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जितने भी हैं, एयरक्राफ्ट हो गए आपकी, आप गवर्नमेंट व्हीकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी किसके पास रहेंगी? सिर्फ़ और सिर्फ उस टाइम पे आप उनके हकदार नहीं रहोगे। इन सारी चीज़ों पे हक होगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का पर्टिकुलर जो उस टाइम पे रूल कर रही है, और इनके ऊपर डायरेक्ट जो इलेक्शन कमिश्नर होगा इनका रूल चलेगा। इसलिए उस टाइम पे हमेशा कहा जाता है कि जितने भी A to Z जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्शन के टाइम पे काम कर रहे होते हैं इलेक्शन कमिश्नर के अंडर। इसलिए लोग कहना, देखना आपको पता चलेगा कि अब जितने भी आपके एरिया में चाहे SP DSP जितने लोग भी होंगे ना, वो उस टाइम पे अपने MLA को कुछ ज़्यादा या मिनिस्टर को ज़्यादा भाव नहीं देंगे। वो भाव किसको देंगे पता है? इलेक्शन कमिश्नर को भाव देंगे। क्यों? उनको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर उनकी नौकरी खा जाएगा।
अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो समझ लो उसका पूरा रिपोर्टिंग किसको जाएगा, इलेक्शन कमीशन को उनको डायरेक्ट देना होता है। इसलिए वो ना वो उनकी उस टाइम पे उनको वो लोग नौकरी को बहुत सेफ्टी यूज़ करते हैं कि किसी भी करके हमको हमारी नौकरी को बचा के रखना है, कुछ भी हमारे एरिया के आसपास में कोई भी कांड नहीं होना चाहिए। ओके दूसरी चीज़ कि ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम मिनिस्टर किसी भी बड़ी चीज़ को अनाउंस नहीं कर सकता, किसी बड़े से प्रोजेक्ट के फाउंडेशंस के लिए या फिर उसके कह सकते हैं कि उसका उद्घाटन के लिए वहाँ कहीं पे नहीं जा सकता, किसी बिग पॉलिसीज़ का उद्घाटन नहीं कर सकता, कोई भी बड़े बड़े प्रॉमिसेस ऐसे नहीं कर सकता जो उसने पहले कर दिए थे उनको रिपीट करके लोगों के मन में फिर से इन्फ्लुएंस नहीं फैला सकता है। मतलब देखो लिस्ट बहुत लंबी है, ये तो खाली शॉर्ट फॉर्म है, लिस्ट बहुत लंबी है। जो आप समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि साला इतनी बड़ी लिस्ट है। हाँ, बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि आपको लगता है कि उस जगह पर खड़े होकर ऐसे कैंडिडेट आप बोलोगे क्या। तो याद रखना इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है कि आपको लगेगा कि भाई वहाँ पे खड़े होकर तो मैं एक शब्द ना बोल पाऊँ, फिर भी मिनिस्टर्स इतनी चीज़ें बोल पाते हैं इसलिए वो मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, ओके आगे बात करते हैं पोलिंग के बारे में। आपने इसका नाम सुना होगा। पोलिंग होता है कब होता है कि देयर आर द वन डे दैट कॉल द इलेक्शन डे। अब इस दिन क्या होता है कि सब चीज़ों का रिजल्ट आता है, उसको कहते हैं पोल डे। क्लियर, ओके। दूसरी चीज़, हाँ, पोल डे के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ होती है कि अगर आप जब किसी भी वोटिंग बूथ के ऊपर जाते हो, आप सुबह उठते हो, ठीक है, आप अपना इलेक्शन कार्ड लेके जाते हो वोटिंग बूथ के ऊपर, आप लाइन में खड़े होते हो। अब वहाँ से आप जाते हो, जैसे ही एंट्री करते हो तो पहले पुलिस कांस्टेबल आपको चेक करता है, आपका वोटिंग आईडी कार्ड चेक करता है। आप अंदर जाते हो, जैसे अंदर जाते हो आपकी वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम चेक किया जाता है। वो नाम चेक करने के बाद आप आगे बढ़ते हो और आगे बढ़ने के बाद आपके एक फर्स्ट फिंगर के ऊपर आपकी एक ब्लू कलर की स्याही से परमानेंट इंक से वो मार्क किया जाता है। ठीक है, अब जब वहाँ पे कर लिया तो फिर से वो आपका वोटिंग आईडी कार्ड फिर से वेरीफाई किया जाता है। उस वेरिफिकेशन के अंदर वो डिजिटल वेरीफाई करते हैं। वो डिजिटल वेरीफाई किया, फिर आपको बोला जाता है कि ठीक है आप ये कार्ड लेके अब वहाँ पर वापस चले जाओ, एक बूथ के पास जाते हो। आप बूथ में जाके आप अपना एक इलेक्शन के रूप में आप किसी एक कैंडिडेट को चॉइस करते हो, उसमें दबा देते हो। अब वहाँ से आते हो और बाद में निकलते निकलते आपसे एक लास्ट सिग्नेचर करवाई जाती है कि आप यहाँ पे आए थे और आपने यहाँ पे आके इस इंसान को वोट दिया नहीं दिया, पर आपने यहाँ पे आके किसी एक कैंडिडेट को वोट दिया है, इसमें आप साइन कीजिए। इसे कहते हैं पोल या फिर इलेक्शन डे। क्लियर, ओके। आगे बात करते हैं कि काउंटिंग ऑफ द वोट। जिस मशीन में आपने वोट दिया, ठीक है, उसको हम कहते हैं EW या फिर EVM। क्या कहते हैं? इलेक्टोरल वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये रहा देखो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सॉरी, जिसको हम EVM कहते हैं। उसके अंदर सारे के सारे वोट्स को सिक्योरली रखा जाता है कि जिसके अंदर आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आप किसको वोट दे रहे हो। वो प्रॉपरली उसके अंदर फिक्स डेट पूरे टाइमिंग के साथ उसमें सेव रहता है। ठीक है, और इसके अंदर है ना बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वोटिंग्स को आप एक साथ मर्ज कर सकते हो। क्लियर, इन सबको इस तरीके से रखा जाता है। आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। टू व्हाट मेक द इलेक्शन इन द इंडियन डेमोक्रेसी। अब इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर एक चीज़ है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है आपका है, उसको एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में रखा गया है। वो किसी भी इंसान का किसी भी एक पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा। उसके ऊपर किसी पार्टी की कोई भी सत्ता फिर कोई भी पावर्स रेगुलेटिंग नहीं होगी। वो इंडिपेंडेंट इंसान है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। ओके, आगे बात करते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की क्या क्या पावर्स होंगी। तो उसके पास पावर्स है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम ही इज़ ए वेरी पावरफुल पर्सन। ठीक है, वो किसी भी, याद रखना, इलेक्शन कमिश्नर के पास PM मोदी तक को जाना पड़ता है, उसके सामने जाके बोलना पड़ता है कि सर जी मैं अपने इस चुनावी क्षेत्र से खड़ा होने जा रहा हूँ, ये मेरा परिपत्र है, इस परिपत्र के ऊपर आप साइन कीजिए जिससे कि मैं अपने एरिया के अंदर खड़ा रह सकूं। याद रखना इलेक्शन कमिश्नर की उस टाइम पे इस लेवल की पावर होती है कि इस देश के PM को भी उसके एरिया में आना पड़ता है, उस पर्टिकुलर एरिया के CM तक नहीं, उस पर्टिकुलर एरिया के जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके वहाँ पर जाना पड़ता है। समझ लो, इस हद तक उसकी पावर होती है। और ठीक है, ये होता है इलेक्शन कमिश्नर्स। बट जो इन सब का हेड होता है, बॉस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। डायरेक्ट उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। और याद रखना, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट ये गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को आंसरेबल नहीं है।
एक अपना आंसर किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं देता है। ये अपनी पूरी मीटिंग के साथ, अपने पूरे उसमें कम्युनिटी के साथ रहता है, उसमें से पूरा सब कुछ डिसाइड किया जाता है, और इसने जो डिसीजन ले लिया वो लास्ट डिसीजन माना जाता है। ओके, एवरी एक्सपेक्ट एंड कंडक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन राइट वे। हर एक जगह से हर एक चीज़ों को उनको कंट्रोलेबल रखना पड़ता है, हर एक चीज़ों को शांति से पूर्ण, हर एक चीज़ वोटिंग्स ख़त्म हो जाए उनको वो ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी कि इम्प्लीमेंट ऑफ द कोड, जो द कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका शांति से कोई भी कैंडिडेट उसका उल्लंघन ना करे, उसका ध्यान रखना पड़ता है। जो कहते हैं कि आचार संहिता लगानी पड़ती है, ये सब कुछ किसका काम होता है? चीफ इलेक्शन ऑफिसर का काम होता है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर क्या करता है? अपनी मीटिंग बुलाता है और अपने आसपास के जो जितने भी राज्यों के अंदर जहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर बैठता है उनके साथ वो पर्सनल मीटिंग करता है, और उस मीटिंग के अंदर वो बताता है कि भाई आपका एरिया कितना सेंसिटिव है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको पुलिस फोर्स किस तरीके से मेंटेन करोगे वो आपका ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ चीज़ें कौन करता है? ये सब कुछ चीज़ें करता है उस पर्टिकुलर एरिया का इलेक्शन कमिश्नर। उसको ऑर्डर कौन देता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर देता है ऊपर से। ओके, दूसरी चीज़ कि ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड्स इलेक्शन कमिश्नर की पावर्स को इस हद तक बढ़ा दिया गया कि जो वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। हाँ, उसकी जितनी भी गाइडलाइंस होगी ना वो गवर्नमेंट से रिलेटेबल या फिर इलेक्शन से रिलेटेबल्स होंगी। इसके अलावा उसके ऊपर कोई भी ऐसी आलतू फालतू गाइडेंस वो ऐसे प्रिफरेबल नहीं कर सकता है वो। ठीक है, कि भाई मैं ये एज ए इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहा हूँ कि आपको घर से बाहर निकले कैंपेनिंग नहीं करनी है, आपको घर में बैठ के कैंपेनिंग करनी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिंपल टिपिकल चीज़ें होती हैं जो उनको लगता है ना कि ऐसे इलेक्शन कमिश्नर मेरे को बैठे बैठे यहाँ पे ये चीज़ें करनी चाहिए, ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो चीज़ वहाँ पे होती है। ओके, आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, नॉट फॉर द गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जितने भी, चाहे स्टेट्स के हों चाहे सेंट्रल लेवल के हों, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जो ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम्स, जब इलेक्शन चल रहे होते हैं तब वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमिश्नर के अंडर काम कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। तब उनके ऊपर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स नहीं होती है, वो लोग डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंतर्गत। ओके, आगे बात करते हैं कि पॉपुलर प्रैक्टिसिज्म। सिंपल सी बात है कि कुछ लोगों को कुछ ऐसे इंथुसियास्टिक पीपल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि भाई रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, उनका एक चीज़ होती है कि भाई किसी भी तरीके से किसी भी एक समुदाय, कोई भी एक ऐसी कम्युनिटी ना हो जिसके अंदर उनको एक अलग से प्रावधान मिल जाए या उनको अलग से कोई चीज़ ऐसी मिल जाए कि उनको मज़ा आ जाए। राइट, कहते हैं ना कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर है कि भाई उस एरिया के अंदर चाहे कोई भी खड़ा इंसान, कोई भी, मतलब कुछ इंडिया के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं वहाँ पे ऐसा इन्फ्लुएंस है कि अगर उस एरिया के अंदर किसी भी XYZ पार्टी का जूता भी बैठा हो ना, जूता, शूज़ देखा, शूज़, उस शूज़ को रख दो वहाँ और पब्लिक को बोलो कि शूज़ को वोट देना है, और उसके सामने एक रियल इंसान बिठाओ, मैं लिख के देता हूँ वो शूज़ जीत जाएगा। उनका उस लेवल का उनका इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, समझ रहे हो? इस हद तक का भी इन्फ्लुएंस हमने देखा हुआ है। आगे बात करते हैं एक्सपेक्ट ऑफ द इलेक्शन आउटकम्स। इलेक्शन आउटकम इज फाइनल टेस्ट फ्रॉम द फ्री एंड फेयरलेस। जो कुछ भी आपने रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे आपको पसंद आए ना आए। अपोनेंट्स में हो, अगर आप हारते हो तो आप में ताकत होनी चाहिए कि आप उन चीज़ों में परिपक्व बन के नेक्स्ट टर्म में फिर से आके उनके सामने उनको तगड़ी लड़ाई दे उनको। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। आउटकम ऑफ द इलेक्शन इज द स्पीच फॉर द इटसेल्फ। होता ये है कि जितने भी जो लूजिंग इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर, नेशनल लेवल्स पे, स्टेट लेवल पे, वो लोग कंबाइनली होते हैं कि अगर स्टेट्स में कोई चीज़ हार गई है तो इंडायरेक्टली नेशनल में वो चीज़ हारेंगे, कन्फर्म है। नेशनल का रिजल्ट डिसाइड करता है स्टेट लेवल डिसाइड कर पाता है, और स्टेट का रिजल्ट डिसाइड करता है अलग अलग ज़िले, अलग अलग जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किसकी गवर्नमेंट आने वाली है, और वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर पाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर नेशनल गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है। समझ जाओ, अगर नेशनल गवर्नमेंट वहाँ से ऊपर से गिरती है ना तो स्टेट गवर्नमेंट गिर जाएगी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पे कोई भी चेंज हुआ तो ऊपर नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट हिल जाएंगी। इलेक्शंस को इस तरीके से क्रिएट किया गया है। फिर कह लो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से क्रिएट किया गया है कि वो दोनों एक दूसरे के या तो पैरेलल चलते रहने चाहिए। होता है ना कि ट्रेन की पटरियाँ होती हैं ना कि वो एक साथ चलती हैं, ट्रेन की जो पटरी होती है वो एक साथ चलती है, पता है, और जहाँ पे ख़त्म होती है वो तो एक साथ ही ख़त्म होती है। तो जो ट्रेन की पटरियाँ होती है जैसे एक साथ चलती है ना, उसी तरीके से नेशनल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी साथ में चलना पड़ता है।
चाहे किसी भी कंट्री के अंदर हो। बट हमारे कंट्री के अंदर एक फीडबैक से होता है कि एक नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट्स में कोई भी रिफ्लेक्ट हुआ तो उसका इफेक्ट हमको सेंटर में दिखता है, सेंटर में कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हुई हमको स्टेट में दिख जाती है, राइट। पर जो वेस्टर्न सिटीज़ हैं, फिर जो वेस्टर्न आपके जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें चलती हैं। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अलग वर्कआउट करती है, नेशनल गवर्नमेंट अलग वर्कआउट करती है, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होता है, दोनों की विचारधारा अलग हो चाहे अलग हो, पर दोनों के रिजल्ट्स में भी फेरफार होता है और दोनों के डिसीजंस में भी इतना चेंज होता है कि वो एक दूसरे की गवर्नमेंट में रिफ्लेक्टेबल नहीं हो पाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि उसमें ना एक चीज़ होती है कि हम लोगों को इंडिया के अंदर ना एक चीज़ पहले से पता होती है कि कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है, समझ रहे हो। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इस इलेक्शन में, इस गुजरात के अंदर भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो उस इलेक्शन के अंदर मुझे पता है कि कौन से कैंडिडेट को मैं वोट दूंगा। मैं वोट भी ना दूँ, मैं ऐसे यहाँ पर घर बैठे बोल दूँ ना कि ये कैंडिडेट जीतेगा, मतलब वो कैंडिडेट जीतेगा। पर फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज़ में लास्ट एक एंडिंग डे तक, जब तक दोनों पक्ष के सूत्रों को सुन के उनके डिसीजन को लेके उनको मौका नहीं मिलता है, तब तक वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। क्लियर? ओके। कैंडिडेट अपना लॉट ऑफ मनी को बाय नहीं कर सकता है, मतलब बहुत सारा पैसा वो बेचता है, मतलब बहुत सारा बेटा स्पेंड करता है वोट्स को खरीदने के लिए। उनको वो नहीं करना चाहिए, वरना उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लग सकता है और पूरे की पूरी आजीवन, पूरे की पूरी ज़िंदगी वो कभी भी वोट्स की लाइन में नहीं आ पाएगा। कि ये मतलब इलेक्शन के ऐसे कैंडिडेट में खड़ा कभी रह नहीं पाएगा। चैलेंज ऑफ द फ्री फेयर इलेक्शंस में आपको पहले बता रखा है, कितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको भी कैसे ठीक है पार्टी टिकट मिल जाता है, और उनको एक अनटचेबिलिटी कह लो कि उनको एक ऐसा एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है ना कि देखो जिस भी एरिया के अंदर कोई माफिया है, अब उस माफिया का ऑलरेडी गुंडागर्दी का राज चलता रहता है, तो पब्लिक ऑलरेडी उससे एक भयभीत के रूप में रहती है। अब आप उसको एज एक पार्टी की टिकट देते हो, बोलते हो कि तू खड़ा हो जाए यहाँ से। अब वो इंसान वहाँ से खड़ा हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि एक अनफेयर जस्टिस हो रहा है कि जो इंसान डिजर्व करता है उसको खड़ा नहीं रख रहे हो और उसके सामने एक ऐसे अनडिजर्विंग कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि जब किसी पार्टी के पास बहुत बड़ा फंड होता है तो वो क्या करती है, वो अपना पैसा बहुत यूज़ करती है और उस पैसे को इस तरीके से यूज़ करती है कि वो हमेशा ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सामने वाली पार्टी जो स्मॉल पार्टीज है वो हार जाएं, राइट, चाहे उसके पास कितनी भी अच्छी पावर क्यों ना हो। आगे बात करते हैं, जितने भी आपके रिफॉर्म जो आपका जो इलेक्टोरल सिस्टम है ना, उसके अंदर भी आपके बहुत सारे चेंजेस अभी आने बाकी हैं। समझ लो, बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगती होंगी कि ये चीज़ें आनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। इसमें कुछ भी ऐसी चेंज होनी चाहिए कि जो हमको लगता है कि एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हमको लगता है कि यार ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं भी हैं, बहुत अच्छी भी हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपके मन में चल रहे होंगे। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि एज ए सिटीजन ऑफ द इंडिया आपको क्या लगता है कि ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शन के डेज के अंदर या फिर इलेक्ट्रोलियल जितना कुछ मैंने आपको बताया कि पर्सपेक्टिव के बारे में बताया कि इलेक्शन पूरे इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, मैंने आपको पूरा बता दिया। लेक्चर हो चुका है अप्रॉक्सीमेट एक घंटे के आसपास के पूरा लेक्चर हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर को देखा है मतलब आपको बहुत मज़ा आ रहा है। अब आप खुद सोच के देखो कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको चेंज करनी है। उन चेंज करने वाली चीज़ों को आप कमेंट में लिखो, ठीक है। बाकी ये आपकी समरी है, जितना कुछ हमने रामायण अभी तक की, जितनी रामायण हमने की ये सारे का सारा इस 2 पेज में समरी में आ गया। याद रखना, इसकी समरी जितनी हो उसके पहले आपको इसका जो पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया ना 1 घंटे का लेक्चर था ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसको आप समझ लेना, उसको आप जान लेना कि जो 1 घंटे में पूरी रामायण बताई ना, इस रामायण के अंदर आपका टोटल इलेक्शन के सारे पर्सपेक्टिव मैंने कवर कर लिए, सारे के सारे। अब आपको कोई भी दूसरा इलेक्शन का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इस वीडियो को देख लो, ख़त्म। अगर आप अपने स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो देख लो, ख़त्म। नीचे PDF दे रहा हूँ, PDF को भी रीड कर लो, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको करना है नॉर्मल चैनल को शेयर करना है, वीडियो को भी शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।